बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट सी पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी का। ए पार्ट में हमने डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन और प्रिंसिपल। सेकंड में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो थर्ड जो पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पीसी जिसको हम कहते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि ये प्लेनर की टाइप है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, प्लेनर और पार्टीशन है ये। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसको जो इंट्रोड्यूस कराया था ना वो, ठीक है, कॉन्स्टेंट को गोल्डन था 1944 में, ठीक, और साथ उसके मार्टिन भी था। कॉन्स्टेंट गोल्डन एंड मार्टिन 1944 में इसने इंट्रोड्यूस कराया था इस टेक्निक को। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इसमें हम करते हैं, ठीक है, सेपरेट करके हम फिर उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस विच यूजेस द टेक्निक ऑफ प्लेनर। ये प्लेनर की टाइप है। दो हमने टाइप पढ़ी थी, प्लेनर और कॉलम। तो ये प्लेनर है। और पार्टीशन है, ये टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं। एक एड्जॉर्प्शन है और एक पार्टीशन है। तो ये पार्टीशन है। पार्टीशन में जो स्टेशनरी फेज है ये लिक्विड होती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर यूजिंग लिक्विड, यानी इसमें वाटर होता है, एज स्टेशनरी फेज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या क्या है इसमें? तीन चार बातें आपने कहनी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस है, प्लेनर टाइप है, शेप वाइज, मैकेनिज्म वाइज, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, यानी इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर यानी लिक्विड है। और इसको भी यूज़ करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स एंड देन टू आइडेंटिफाई। पहले इसमें हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या हमारे पास है, क्वालिटेटिव एनालिटिकल टूल हमारे पास है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्वालिटेटिव है, ठीक है। नेचर वाइज क्या है? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें हम मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट करके फिर पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहली बात। शेप वाइज ये प्लेनर है, मैकेनिज्म वाइज पार्टीशन है, यानी इसमें स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड है। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। प्रिंसिपल वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्रोमेटोग्राफी, ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो वेज ऑफ रनिंग, अच्छा, इसकी जो पेपर की जो इसकी टाइप्स है ना, ये दो है। वन डायमेंशन भी है, टू डायमेंशन भी है। वन डायमेंशन वर्टिकल है, टू डायमेंशन हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमारे सिलेबस में वन डायमेंशन है, हम उसको पढ़ेंगे। अब आ जाए, कितने तरीके हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज सॉल्वेंट को रन कर सकते हैं। एक असेंडिंग है। असेंडिंग में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक जो टैंक होते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक जो जार है, वो क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। और जो सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज है ये अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो करेगी, इसको असेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग में सॉल्वेंट मोबाइल फेज ऊपर है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सॉल्वेंट ये मोबाइल फेज फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह अरेंजमेंट होती है। और रेडियल या इसको सर्कुलर भी कहते हैं। इसमें इस तरह है कि जैसे ये देखें कि ये है हमारे पास, इस तरह सैंपल में यहाँ पे हम इस निशान लगा देते हैं। यहाँ पे जो सैंपल होता है वो इस नीचे यहाँ पे धागा होता है छोटा सा, यहाँ पे हम सैंपलिंग कर देते हैं। वो जो धागा होता है उसको हम पेट्री डिशेस टाइप होती है उसके ऊपर रख देते हैं। तो वो थ्रू कैपिलरी रिएक्शन वो थ्रेड में से सॉल्वेंट मोबाइल फेज फ्लो करेगी। तो इस तरह इसमें, ठीक है, इस तरह इसकी क्या होगी, सेपरेशन होगी। तो ये आउटवर्ड फ्लो करेगा चारों तरफ ये, ठीक है। इस तरह ये इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इस तरह रेडियल वाइज। यू मतलब ये है कि कंपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे, इस तरह सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या है, रेडियल है। हमारे सिलेबस में ये है, असेंडिंग है, हम इसको पढ़ेंगे, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो डेफिनेशन क्या है असेंडिंग की, ठीक है। असेंडिंग की जो डेफिनेशन है कि ये भी जो टेक्निक है इसमें पार्टीशन की टाइप है,
प्लेनर टाइप है, इन विच सॉल्वेंट और मोबाइल फेज इज प्लेस्ड, ठीक है, इन द पूल इन द बॉटम ऑफ द इन द पूल विच इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। वो जो शीशे का टैंक बना होता है, बॉक्स होता है, उसके बॉटम में मौजूद होता है। कैपिलरी रिएक्शन की वजह से सॉल्वेंट अपवर्ड फ्लो करता है। ये क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और असेंडिंग टाइप है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं आप। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर बहुत से पड़े होते हैं लैब में, वाट में नंबर 1 है, फलाना है, मोस्टली 1 और 3 को यूज किया जाता है फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो असेंडिंग क्या है? डेफिनेशन, इन दिस टेक्निक मोबाइल फेज यानी solvent is present in the pool in the bottom of the chromatographic tank. Mobile phase, that is solvent flows upward against the force of gravity, ठीक है, due to capillary action। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। प्रोसीजर में, ठीक है, पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। तो वैरायटी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स आर अवेलेबल इन द लैब्स व्हिच इज टू बी यूज्ड, ठीक है। कौन सा हमने इसमें यूज करना है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वो सिचुएशन को देखते हुए अमूमन वॉटमेंट नंबर 1 और, ठीक है, वॉटमेंट नंबर 3 ज़्यादातर यूज करते हैं। इनकी जो असल में पोर साइज होते हैं और नंबर ऑफ पोर्स पर यूनिट एरिया। इनमें पोर्स, ये जो नंबर डिफरेंट होते हैं उसकी बेस क्या है? नंबर ऑफ पोर्स एंड द पोर्स पर यूनिट एरिया। ये 2 फैक्टर्स होते हैं अमूमन, जिसकी बुनियाद पे डिफरेंट इसमें और स्टफ वगैरह भी थोड़े से चेंज होता है। उसका जो स्टफ है सेलुलोजिक मटेरियल का, अल्फा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज, इस तरह मुख्तलिफ इसमें होते हैं। तो ये पहले हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हमने सिलेक्ट किया, फिर इसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन में फर्स्ट के हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, ये हमने, तो इसको क्या करना है, हमने एक एंड से, ठीक है, पेंसिल की मदद से 2 या 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक एंड ले लेना आपने। तो 2 या 3 सेंटीमीटर, अमूमन 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 पे आपने एक क्या करनी है, यहाँ पे इस तरह आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे यूं, ठीक है, स्केल की मदद से सीधी एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपने सिलेक्शन कर ली। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, पेंसिल की मदद से एक ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने। तो ये प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सॉल्यूट जिसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है, वो मिक्सचर आप अवेलेबल है तो ठीक है, या आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझाना है, तो फिर आपने उसको प्रिपेयर करना है। तो सॉल्वेंट मिक्सचर को आपने, ठीक, आपने सॉल्यूट को आपने ले लेना है आपने। तो प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी प्रिपेयर करना है। मुनासिब साइज की आपने 15 था 20 सेंटीमीटर हम लेते हैं, ये 15 था 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप काट लेनी है आपने, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी को 1.5 से 2 तक ले सकते हैं इसको, अगर आपने, ठीक है, ये ले लेनी है आपने। तो 15 था 20 सेंटीमीटर लेंथ और सेंटीमीटर में हो, और 1.5 तक 2 इंच चौड़ाई में आपने ये स्ट्रिप आपने काट लेनी है। उसके बाद, ठीक है, फिर ये क्या करना आपने 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन एंड, एक से आपने लाइन लगा देनी है। और इसी तरह आपने एक यहाँ पे भी एक आपने लाइन खींच देनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लाइन इसलिए एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन आपने यहाँ पे इस तरह खींच देनी है, यानी ये 1/4 यहाँ से हो, या यहाँ से ये आपके पास कितना हो, 3/4 हो। तो याद रखें मोबाइल फेज अमूमन कितनी ट्रैवल करनी चाहिए, 3/4 डिस्टेंस ट्रैवल करे तो आप उस वक्त प्रोसेस को रोक देते हैं, या ऊपर से कहें तो 1/4, ठीक है, 1/4 रह जाए। तो ये बात आइडिया नहीं होता, तो उसको आप मेजर करके लेंथ को तो अंदाजा करके कि ये 1/4 बनता है, वहाँ हल्का सा आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/4 पूरे इसका 1/4। तो ये आपने क्या कर ली, प्रिपरेशन कर ली क्रोमेटोग्राफिक पेपर की। उस ये लाइन भी आपने 2.5 सेंटीमीटर अवे लगा दी। तो ये जो है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो आपने यहाँ पे लगाई है, तो इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरिजिन भी कहते हैं इसको, और बेस लाइन भी कहते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं आप।
फिर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर थर्ड हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूट मिक्सचर। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर अननोन मिक्स है आपके पास सॉल्यूट जिसको विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो एनालाइट है, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन जो एनालिसिस जिसका हमने करना है उसमें से सैंपल ले लें आप। अगर नहीं है तो स्टूडेंट को समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल है तो फिर आप उसको क्या करें, आप उसको सैंपल एक तैयार करें, ठीक है। फिर आपने उसमें से निडल या सेरेंज की मदद से वो आपने यहाँ पे स्पॉटिंग कर देनी है। यहाँ पे मिडल में, इस लाइन के मिडल में यहाँ पे आपने एक फाइन उम्दा, ठीक है, ये नहीं बात एक दो दफा उसको वहां पे जाके लगा दें आप, ड्रॉप्स लगा दें, नहीं, बिल्कुल हल्का सा आपने यहाँ पे इसको फाइन स्पॉटिंग कर देनी है सैंपल की, ठीक है। फिर इसको आपने ड्राई करना है, याद रखिएगा क्या करना है इसको आपने, ठीक है, ड्राई करना है, ये ड्राई। अच्छा, इसी दौरान जब ये टाइम आपको थोड़ा मिल जाएगा, ये ड्राई हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ड्राई हो रहा होगा, तो आप क्रोमेटोग्राफिक टैंक में जो मिक्सचर है, सॉल्वेंट, ठीक है, का मिक्सचर है या मोबाइल फेज है, उसको तैयार कर लेना आपने फौरी तौर पर, ठीक है। वो तैयार करके आप उसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, होल जो है, बॉटम जो है यहाँ पे। तो मोबाइल फेज अमूमन जो यूज़ करते हैं, मैं एक आध आपको रेशो बता देता हूँ, मैं जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें एन-ब्यूटानॉल है, एथेनॉल है और NH4OH। तो ये 3:1:1 रेशो में अमूमन ये यूज करते हैं हम। तो ये आपने सॉल्वेंट मिक्सचर बना लेना है। मोबाइल फेज एक्ट करेगी तो इसको आपने क्या करना है, ये इसमें ये जो मिक्सचर होगा फिर इसको आपने यहाँ पे, ये आपके पास ये मौजूद है इसमें, और इसको ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, जार भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें प्लेस करके इसके ऊपर जो ग्लास कवर होता है, ये ग्लास को इसको कवर करके रख देना है। और ये इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आप दें इस काम के लिए, 10 से 15 मिनट आप इसको दें। उसकी वजह ये है ताकि ये क्योंकि वोलेटाइल होते हैं तो ये इवेपोरेट होंगे डेफिनेटली। तो कवर करने के दो मकासद है, एक तो लॉस कम से कम हो, लॉस कम से कम हो जाए, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाते हैं। दूसरी है कि इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, जार के अंदर, वो सैचुरेट हो जाए, होमोजीनियस हो जाए, सैचुरेट हो जाए और होमोजीनियस हो जाए। ये ना हो कि हम पेपर स्ट्रिप भी लगाएं, उस वक्त असेंडिंग भी हो रही हो, सॉल्वेंट ऊपर फ्लो कर रहा हो, ऊपर से हवा में भी उस वक्त आ रहे हों, तो हवा की में से भी इसकी तरफ क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन वगैरह इस तरह, तो वो हिंड्रेंस होगी, तो मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल एटमॉस्फेयर को होमोजीनियस करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए और लॉस से बचाने के लिए सॉल्वेंट मिक्सचर को हम इसको ग्लास कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट पहले ये रख दें उसको, ताकि इंटरनल एटमॉस्फेयर इसकी सैचुरेट हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि स्पॉटिंग कर दी। अब आपने जब ये ड्राई हो जाए इसको जाके इसमें क्या कर देंगे, आप इसमें डिप कर देंगे, ठीक है, और डिप करेंगे इसको। डिप इस तरह करेंगे, यहाँ प्रिकॉशन लेनी है आपने वाइड इसको डिप करते हुए। एक तो डिप आपने ज्यादा से ज्यादा कहते हैं 5 या 6 मिलीमीटर, ठीक है। पेपर जो स्ट्रिप है, क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है, कितना 5 या 6 मिलीमीटर ये डिप हो। अच्छा, ये सैंपल भी आपने जो स्पॉटिंग करनी है ना, बहुत कम लेना है सैंपल, ये माइक्रोग्राम जो होते हैं ये, ठीक है, बहुत कम सैंपल लेना होता है। तो 5 या 6 मिलीमीटर, ऐसा ना हो कि इस तरफ डिप ना कर दे सारा कि ये जो चीज है ये भी सॉल्वेंट में डिप हो जाए। अगर ये स्पॉटिंग सैंपल सॉल्यूट्स भी सॉल्वेंट में मिक्सचर में मोबाइल फेज में डिप हो गए तो फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो फ्लो नहीं करेंगे, सेपरेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो प्रिकॉशन क्या है कि जब इसको डिप करें 5 या 6 मिलीमीटर डिप करें, ज्यादा डिप ना करें, और इस तरह, ठीक है। और ये ऊपर रहे स्पॉटेड सैंपल जो है, ठीक है, स्पॉटिंग जो है इसको कहते हैं, ये जो लोड करते हैं इसको स्पॉटिंग भी कहते हैं, लोडिंग भी कहते हैं, इम्प्रेग्नेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है लोडेड कहते हैं, स्पॉटेड कहते हैं या इम्प्रेग्नेटेड कहते हैं इसको।
तो यहाँ पे इसको ये निशान लगा दिया आपने, आफ्टर ड्राई इसको डिप कर देने 5 या 6 मिलीमीटर। और ये आप इसकी जो साइडें हैं, ये जो साइडें हैं, ये ग्लास जो है जार जो है, ये क्रोमेटोग्राफी टैंक है, इसकी वॉल के साथ ना टकराएं ये, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफी टैंक भी वर्टिकल हो, स्मूथ जगह पे रखा हुआ हो, और ये भी वर्टिकल हो, इसमें भी सलवटे ना हो, खम ना हो, बेंड ना हो इस क्रोमेटोग्राफी शीट के अंदर, पेपर के अंदर, ठीक है। ये भी स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, साइडों पे ना इसको ये टच हो रहे हो, और क्रोमेटोग्राफी टैंक भी जहां रखे हैं वहां पे भी ये क्या हो, स्मूथ सरफेस पे हो। तो ये एहतियाती तदाबीर है व्हाइल डूइंग, जब आप ये एडजस्ट कर रहे होंगे। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बाद ये सॉल्वेंट चॉइस हो गई, फिर आपने सेटिंग फॉर डिवेलपमेंट, ये सेटिंग मैंने आपको बता दी कि जब ये ड्राई हो जाए तो इसको जाके डिप कर देना है सॉल्वेंट मिक्सचर में, ठीक है। सॉल्वेंट मिक्सचर में डिप कितना करना है, 5 से 6 मिलीमीटर। क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है वो स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, टिल्टेड ना हो टुवर्ड्स एनी साइड, वॉल के साथ टच भी ना कर रहा हो क्रोमेटोग्राफिक टैंक के। और क्रोमेटोग्राफिक टैंक इटसेल्फ क्या है, वो भी हमवार सतह पे रखा हुआ हो, और इसको फिर क्या कर दें, यहाँ से क्लैंप कर दें, ठीक है। इसको क्लैंप कर दें और इसको ग्लास कवर करके ऊपर कवरिंग करके रख दें। तो यहाँ से कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर को सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज में मूव करना है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इन नैरो ट्यूब, ये कैपिलरी एक्शंस होता है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज है, ये ऊपर को इसने मूव करना है, ठीक है। तो ये मोबाइल फेज है, तो स्टेशनरी फेज कहाँ पे है कल, ठीक है। लास्ट उसमें ये मैंने बात बताई थी, जो इससे पहले मैंने बताया था कि स्टेशनरी फेज इसके अंदर है, इसके अंदर स्टेशनरी फेज है, इसके अंदर स्टेशनरी फेज है, ठीक है। ये सेलुलोज का बना होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल 3 to 4%, 3 to 6% तक तकरीबन, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, इसके साथ क्रोमेटोग्राफी पेपर में 3 to 6% मौजूद होते हैं, केमिकली अटैच होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होते हैं, मूव नहीं कर सकते, होते लिक्विड है, इसीलिए वर्क करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज के तौर पर। तो अब इसने ऊपर मूव करना है, तो फर्स्ट करें जो हमारे पास सैंपल था, ठीक है। ये सैंपल जो था ये 3 कलर का मिक्सचर था, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्लू था, ग्रीन था और रेड था, से फॉर एग्जांपल तीनों इंक्स का मिक्सचर पड़ा हुआ है हमारे पास। हमारे सिलेबस में भी है, हमारे सिलेबस में 2 हैं, लेड कैडमियम है, सेपरेशन है मेटल कैटाइंस की, और दूसरी के है इंक मिक्सचर है, एफएससी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये 2 हमारे सिलेबस में है प्रैक्टिकल क्रोमेटोग्राफी के। तो यहाँ से जब फ्लो करेगा तो ये अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो जब आप सॉल्वेंट 3/4 फासला तय कर ले, या ऊपर से कहें तो 1/4 बच जाए, तो फिर आप इसको प्रोसेस को रोक दें, स्ट्रिप निकाल लें, ठीक है। ये पेपर स्ट्रिप निकाल लें और इसको ड्राई करें, ठीक है। ड्राई करने के बाद ये जो पेपर स्ट्रिप होगी, ये ड्राई करने के बाद से फॉर एग्जांपल इस सूरत में आ गई है आपके पास। अच्छा, जैसे ही ड्राई ये बाहर निकालेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, जहाँ तक सॉल्वेंट ने फ्लो किया होगा वहाँ तक आपने मार्क कर लेना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद खुश्क हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, तो आपने वहाँ मार्क कर लेना है, निशान लगा देना है, ठीक है। जहाँ तक सॉल्वेंट ने फ्लो किया है, जिसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। फर्ज करिए यहाँ तक सॉल्वेंट ने फ्लो किया है, तो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जो पेपर स्ट्रिप होगी इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पेपर स्ट्रिप, क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप आफ्टर ड्राइंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कलर्स की, ठीक है, डेवलपमेंट होती है आफ्टर सेपरेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। जो कलर्स हमारे पास स्कीम होती है क्रोमेटोग्राफिक शीट के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, ये क्रोमेटोग्राम कहलाता है आफ्टर ड्राइंग। अच्छा, अगर इंक है तो नज़र आएगी, अगर इंक नहीं है तो फिर जाहिर है कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं कि नज़र नहीं आते, तो नज़र ना आए तो फिर इनको जाहिर है हमने यहाँ पे आरएफ को फाइंड आउट करना है। और आरएफ के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस नोट करने के लिए तो सॉल्यूट ने कितना फासला तय किया और सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया। तो अगर सॉल्वेंट तो चलो हम
फर्ज करें हमने 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ली थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक से फर्ज पर ये 14 सेंटीमीटर है सॉल्वेंट। अगर ये नजर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये फासला हम नोट करेंगे बेस लाइन से, ओरिजिन से, यहाँ से इससे, और इनका सेंटर लेंगे, सेंटर से यहाँ तक, ओरिजिन से सेंटर से यहाँ तक, ये हम डिस्टेंसेस क्या करेंगे, नोट करेंगे कि कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है। फर्ज करें ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमने नोट करना है। अगर नजर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं नजर आ रहे तो फिर हमारे पास फिजिकल और केमिकल टेक्निक होती हैं। फिजिकल टेक्निक में हमारे पास यूवी लाइट है, हीट है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स भी हैं, लाइट की टेक्निक्स भी हैं और थर्मल टेक्निक्स भी हैं, उनसे हम यूटिलाइज करते हैं। और उसके अलावा केमिकल में हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे फर्ज करें अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, निल हाइड्रेट, ये कंपाउंड यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स को लोकेट करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वो नजर आते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह कैडमियम और लेड के लिए हम H2S का सोल्यूशन, हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्यूशन यूज करते हैं, तो ये केमिकल है, ये भी क्या है, केमिकल है। तो केमिकल टेक्निक्स भी हैं हमारे पास और फिजिकल टेक्निक्स भी मौजूद है। तो उसके बाद आपने फिर क्या फाइंड आउट करना है, RF को, तो ये आप हो गया आपके पास हमारे, उसके बाद आपने RF फाइंड आउट करना है। RF को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, RF से शो करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोबाइल फेज सॉल्वेंट, ठीक है, ये हम RF फाइंड आउट करते हैं। दोनों, ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, तो अगर रेशियो बिटवीन सेम यूनिट्स हो तो फिर इसके यूनिट्स नहीं होते, इसलिए RF के यूनिट्स भी नहीं होते। RF हैज नो यूनिट्स, RF के नो यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स क्यों नहीं होते कि ये भी आप सेंटीमीटर में लेंगे, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो RF हम फर्ज करें ब्लैक के लिए, RF ब्लू के लिए, RF रेड के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मोबाइल फेज वो कितना है, यहां तक 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर सबके लिए सेम होगा। उसके बाद फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ठीक है, फर्ज करें ये क्या है, ब्लैक, ब्लैक ने कितना किया है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ब्लैक के बाद ब्लू है, ठीक है, ब्लू है, ब्लू ने कितना किया है, 10 सेंटीमीटर, रेड ने कितना किया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल, तो ये हमारे पास, ठीक है, X Y Z ये आंसर आ जाएंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे साथ। आई बात समझ में। और आंसर, जितने भी आंसर होंगे ये सारे लेस देन 1 होंगे, क्योंकि नीचे ज़ाहिर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, याद रखिएगा, एक से आंसर कभी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि नीचे सॉल्वेंट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इक्वल हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हूँ, तो आंसर 1। अरे अगर आपके पास न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, तो फिर आंसर लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर कम हो, न्यूमरेटर ज़्यादा हो, तो आंसर मोर देन 1। तो इस तरह आपके पास ये आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह इस पूरे डेवलपमेंट में, इस पूरी सेपरेशन में जितना टाइम लगता है, इसको कहते हैं रिटेंशन टाइम। क्या कहते हैं इसको, टाइम टेकन बाय द सॉल्वेंट,
टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डेवलप क्रोमेटोग्राम वगैरह, ठीक है। तो इसको इसी तरह रिटेंशन वॉल्यूम भी होता है। वो क्या होता है, जितना वॉल्यूम यूज होगा मोबाइल फेज का, सॉल्वेंट्स के मिक्सचर का, इस प्रोसेस के लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हर कंपोनेंट की अपनी आरएफ वैल्यू होगी क्योंकि हर कंपोनेंट डिफरेंट है। ये यहाँ से हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि देखें सॉल्वेंट के साथ कौन लेके चला इनको, सॉल्वेंट लेके चला, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया इसका मतलब उसके सॉल्वेंट के साथ मिजाज ज़्यादा मिलता था, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरह जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा मिजाज होगा, जितना कम होगा इसका मतलब इधर कम है, स्टेशनरी फेज के साथ उसका मिजाज क्या है, ज़्यादा है। तो हर कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू अपनी होगी, ये क्योंकि हर एक की अपनी नेचर है। अच्छा, अब इसमें लास्ट इसमें है बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी यूजेस क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या हैं। तो चंद एक मैं लिख देता हूं, वो आपने ठीक है नोट कर लेने हैं, उनमें से जो याद रह जाए। एक तो ये है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं, क्रोमेटोग्राफी की है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो सारे आते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, मैं कुछ लिखवाता हूँ। ये एक तो ये है कि ये सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, ठीक है, यूज करते हैं इसको, या इसको प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। चलिए ये बात। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट इज यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों के लिए इसको यूज करते हैं, क्वालिटेटिव के लिए भी और, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके अलावा ये भी याद रखें, ये कलर कंपोनेंट और कलरलेस दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। शुरू में तो कलर के लिए यूज करते थे, अब ये कलरलेस के लिए भी ये क्या है, ठीक है, तो इक्वली यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी, किसी चीज की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ये चीज प्योर है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये क्लिनिकल एनालिसिस में भी यूज करते हैं इसको, यूज्ड इन क्लिनिकल एनालिसिस में, ठीक है। क्लिनिकल एनालिसिस का मतलब जैसे यूरिन है, ब्लड है, इसके टेस्ट होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है, ये यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है इसमें, अच्छा फोरेंसिक साइंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन फोरेंसिक। फोरेंसिक साइंस क्या होती है, साइंस की मदद से जराइम को पकड़ना, ठीक है। मसलन किसी ने कोई ड्रग यूज की हुई है, हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे, एयर सैंपल लेंगे, ठीक है, या हवा उसमें से लेंगे, वेपर्स अंदर से आ रहे, अल्कोहल पी हुई है उसने, तो सैंपल लेंगे, माउथ से उसके सैंपल ले लेंगे, तो वेपर्स आ रहे हैं उसके, ब्लड लेंगे, यूरिन के सैंपल लेंगे, ठीक है। कोई ड्रग किसी यूज़ कर रहा है कोई, तो इस तरीके से इसमें, ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए और इसमें क्या है कि ये कलर्ड, और मैंने बताया है कि कलरलेस दोनों के लिए, ठीक है, कलर और छठा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू कलर्ड एंड कलरलेस। और लास्ट में इट कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, वेरी, यूं समझ लें कि माइन्यूट माइक्रो लेवल तक, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, एक तो लिखेंगे इसमें कि ये कलर्ड और कलरलेस दोनों के लिए इक्वली क्या ये एप्लीकेबल है। और उसके अलावा फिर आप लास्ट एक बार लिख लें कि ये माइक्रो, ठीक है, अमाउंट्स हैं और
मैक्रो अमाउंट्स दोनों के लिए ये इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये इन शॉर्ट है क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा, ये क्रोमेटोग्राफी के यूजेस हैं। अच्छा सैंपल देखें, ये एक चीज और भी इसमें मैं बता दूं आपको कि जो पेपर स्ट्रिप है ये आप जिसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच मैंने अभी आपको बताया था, आप अगर एक सैंपल है, एक स्पॉटिंग करनी है आपने, बाज़ का ऐसा होता है कि साथ आपने रेफरेंस पॉइंट भी लगाना है, तो फिर मुनासिब चौड़ाई ले लेते हैं। रेफरेंस मतलब फर्ज करें फिर आप ये सैंपल लें, फर्ज करें आपने एक सैंपल, ठीक है, ये आपके पास रेफरेंस है, ये ठीक है सैंपल है, इसका पता करना है, और इसमें ठीक है ये इस तरह, और इसमें फिर फर्ज करें कि ये यहाँ पे, तो ये रेफरेंस है, तो पता चलेगा हमें कि सैंपल में रेफरेंस हमें पता होता है, नोन होता है, तो ये इसके सामने आ गया तो हमें पता होता है कि ये चीज़ भी इसमें मौजूद है। ये भी एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे भी है, क्वेश्चन है। तो फिर इसकी चौड़ाई के बारे में बता रहा था, 2 है, इसे 3 है तो फिर और बढ़ा दें, 4 है तो सैंपल और बढ़ा दें, तो तकरीबन हर एक 2 स्पॉट्स के दरमियान 1.5 से 2 इंच का डिफरेंस, मुनासिब डिफरेंस रखते जाएं। तो ये तो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट में हमने इसके यूजेस पढ़े। अब इसकी एक्सरसाइज रह गई है, तो लास्ट जो है लेक्चर इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, आखिरी इसके लेक्चर एक्सरसाइज का करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ें ताकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊँ तो फिर ये बातें आपको समझ आ रही हूँ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।